बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। मैक्रो मॉलिक्यूल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स को कवर किया था। सेकंड लेक्चर में हमने बायोपॉलीमर्स को स्टार्ट किया था और उससे पहले कुछ बेसिक बायोकेमिस्ट्री भी मैंने आपको बताई। और सेकंड लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कवर किया। उसके बाद अब थर्ड लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग प्रोटीन्स को देखेंगे। प्रोटीन्स क्या हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं और एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर मास या हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि एनिमल्स में हम देखें तो फ्रेश वेट के लिहाज से 15 to 18% इनकी परसेंटेज होती है बॉडी में। और वाटर के साथ अगर हम देखें तो मतलब ड्राई वेट जो होता है ना, इनका 50% होता है और फ्रेश वेट मीन वाटर के साथ इसका 15 to 18%। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है आपके बॉडी में मॉलिक्यूल, वो वाटर है। ठीक है। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो वो प्रोटीन्स हैं। और अगर ऑन द होल बायोमॉलिक्यूल की बात करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में से, तो फिर वो वाटर है। ड्राई वेट 50% इन लिविंग बींग्स विदाउट वाटर। ड्राई वेट मीन विदाउट वाटर। केमिकली ये हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स। केमिकली क्या हैं ये? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड देखें आप तो कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन होता है, एक आर ग्रुप होता है, एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड में ऑन सेम कार्बन, और जिस कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और दो फंक्शनल ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अच्छा जी, प्रोटीनोजेनिक एलिमेंट्स, प्रोटीनोजेनिक जो अमाइनो एसिड्स हैं वो टोटल 20 हैं, जो कि प्रोटीन्स के बनने में इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं। और आफ्टर प्रोटीन फॉर्मेशन सर्टेन चेंजेस अकर एंड अमाइनो एसिड्स बिकम 25 टाइप्स। और बाद में प्रोटीन की फॉर्मेशन के बाद उसमें कुछ चेंजेस अगर आती हैं तो फिर अमाइनो एसिड्स जो है वो 25 टाइप्स के हो जाते हैं। और टोटल 170 टाइप्स हैं वैसे अमाइनो एसिड्स की। प्रोटीन की फॉर्मेशन में तो जस्ट 20 इन्वॉल्व होते हैं, वैसे टोटल 170 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की। नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स हैं प्रोटीन्स जो हैं, और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन और एलानिन है। और प्रोटीन्स हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन में 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो सकते हैं। हाइड जो खाले हैं एंड ये भी प्रोटीन हैं। और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी कंटेन एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। इंसानी जिस्म में 10,000 मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और इसके बाद जी, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है प्रोटीन का लफ्ज़, और जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, मीन के प्रोटीन्स जो हैं वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं, और बहुत से अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड आप देखें तो ग्लाइसिन और एलानिन दो जो है ये अमाइनो एसिड्स हैं, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और इनमें से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। वाटर रिमूव होगा और ये दोनों आपस में इस पॉइंट से जुड़ जाएंगे। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के, वो आपस में जुड़ जाएंगे। और इस तरह से जो कार्बन और नाइट्रोजन जहाँ से बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये ग्लाइसिन और एलानिन से बना है, तो ग्लाइसाइल एलानिन इसे हम कहेंगे। दो अमीनो एसिड जो जुड़े हैं उनका नेम हो जाएगा ग्लाइसाइल एलानिन। ये एक डाईपेप्टाइड है, यानी कि इसमें दो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। और डाईपेप्टाइड में दो अमीनो एसिड्स हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। वही जैसे पीछे हमने वाटर वाली बात की थी कि दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो दो पेप्टाइड बॉन्ड। मीन जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं उनमें से पेप्टाइड बॉन्ड जो होगा वो हमेशा वन लेस होगा। नाइट्रोजन टर्मिनल या अमाइनो एंड इसे हम कहेंगे। जो नाइट्रोजन साइड वाला एंड है, जो हमारे पास जो डाईपेप्टाइड बना है, जो उसका अमाइनो साइड वाला एंड है, उसको हम नाइट्रोजन टर्मिनल या फिर एन टर्मिनल कहेंगे। एन टर्मिनल या अमाइनो एंड कहेंगे। और दूसरा जो है उसे हम कार्बन टर्मिनल कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड कहेंगे। और ये रिएक्टिव एंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला। और इसके साथ एक और अमाइनो एसिड आके यहाँ से अटैच हो सकता है।
नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर रिलीज। अब नंबर ऑफ वाटर रिलीज एंड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड आर ऑलवेज इक्वल, ये याद रखिएगा। इफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर गिवन एंड नंबर ऑफ द डाईपेप्टाइड्स फॉर्म्ड आर आस्क्ड, अगर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स गिवन है और डाईपेप्टाइड्स आपसे पूछे हुए हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का आप स्क्वायर ले लें, जैसे अगर आपके पास 10 अमाइनो एसिड्स हैं तो वो कितने डिफरेंट तरीक़ों से आपस में जुड़ के कितने डाईपेप्टाइड्स बना सकते हैं। तो 10⁻² आप करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 100 डाईपेप्टाइड्स बना सकते हैं। 10 अमाइनो एसिड्स 100 डाईपेप्टाइड्स बना सकते हैं। प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स अपॉन हीट गिव जेलेटिन विच इज़ यूज टू मेक बेकरी आइटम्स। जेलेटिन जो है ये प्रोटीन नहीं है, बल्कि बोन्स के अंदर प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है उसको जब हम हीट करते हैं तो जेलेटिन प्रोड्यूस होती है और जेलेटिन को बेकरी आइटम्स में यूज़ किया जाता है। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स लाइक पल्सेस एंड बीन्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, तो प्रोटीन्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, दूसरी होती हैं कम्प्लेक्स प्रोटीन्स या जिनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, और दूसरी जी आपके एक सिंपल प्रोटीन्स हैं दूसरी कंपाउंड्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, और यहाँ पे हम 2 टाइप्स ही देख रहे हैं, और नहीं बल्कि थर्ड भी है। थर्ड जो है ना ये डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं। सिंपल प्रोटीन्स हैं सबसे पहले, अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। जब इनके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये सिर्फ अमाइनो एसिड्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, लिगुमिन एंड कोलेजिन प्रोटीन्स हैं। तो ये सिंपल प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। एल्बुमिन इज़ अ सिंपल प्रोटीन एंड इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट इज़ वाटर सोलुबल एंड कोagulated बाय हीट। अच्छा, ये जो है ना जब इसे हीट करते हैं तो इसकी कोagulation हो जाती है, और वाटर में भी ये सोलुबल है और डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन में भी ये सोलुबल है। इसके एग्जांपल देखें तो एग एल्बुमिन है। एग वाइट जो है ना वो एल्बुमिन प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एग वाइट इज़ एल्बुमिन प्रोटीन। और इसके अलावा सीरम एल्बुमिन भी इसकी एग्जांपल है। ग्लोबुलिन प्रोटीन वाटर सोलुबल है, इसके अलावा डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में भी सोलुबल है, बिल्कुल एल्बुमिन प्रोटीन की तरह। एनिमल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन है, और लैक्टोग्लोबुलिन जो है ये मसल्स में पाई जाती है, और इसके अलावा ये प्लांट्स में भी पाई जाती है। लिगुमिन एंड कोलेजिन प्रोटीन्स, दीज आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज एंड मोस्ट abundant protein in animal kingdom. Ligament and collagen is the most abundant protein in animal kingdom and it comprises 25 to 35% of the body proteins. Compound or conjugated proteins, these proteins consist of amino acids and non-protein part. That non-protein part is called prosthetic group, which is Greek word. Prosthetic is the Greek word which mean Greek word prosthesis which means addition. ठीक है, एडिशन मीन कोई प्रोटीनियस एक तो प्रोटीन का अपना प्रोटीन वाला पार्ट है ना अमाइनो एसिड वाला, और उसके अलावा कोई और पार्ट भी हम प्रोटीन के साथ अटैच कर दें तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, जो कि ग्रीक वर्ड प्रोस्थेसिस से निकला है। अच्छा, फॉस्फोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं, ये कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जांपल हैं। इनके नेम से भी आपको पता चल रहा है। फॉस्फोप्रोटीन्स में जो है ना ये फॉस्फोरिक एसिड इनके साथ अटैच होता है प्रोटीन के अंदर एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप कंजुगेटेड विद फॉस्फोरिक एसिड। और लिपोप्रोटीन conjugated with lipid substances like lecithin, cholesterol and fatty acids. Derived proteins are derived from the simple or conjugated proteins by the action of the heat, physical forces or chemical factors. Derived proteins are derived from simple or conjugated proteins by the action of heat, physical forces or chemical factors. इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं प्रोटियोसिस एंजाइम्स, पेप्टोन्स एंड ओलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस के लिहाज से प्रोटीन्स को हम देखें तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं या जिनको हम हार्मोनल प्रोटीन्स कहते हैं। इनमें एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं लाइक एक्टिन, मायोसिन, कैराटिन एंड कोलेजिन, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं ये हीमोग्लोबिन आ जाती है इसमें एग्जांपल, और जेनेटिक प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन आ जाती है। कंप्लीट हाइड्रोलिटिक कंपोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को जब हम कम्प्लीटली तोड़ते हैं, हाइड्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इसकी करवाते हैं, तो प्रोटीन किस में चेंज हो जाती हैं? प्रोटीन पहले प्रोटियोसिस में चेंज होते हैं, प्रोटियोसिस पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स में। तो ये 5 नेम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन्स भी
कंजुगेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसमें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोटीन का एग्जांपल अगर हम देख लें तो कि कौन कौन सी प्रोटीन है और उनमें कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं ना, इनमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। दूसरी प्रोटीन है जी लिपोप्रोटीन, इसमें लिपिड्स और प्रोटीन दोनों मिलेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें लिपिड है और न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है और फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से मिलकर बनते हैं। और ये सारे जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो दीज हैव एटलीस्ट 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। एटलीस्ट 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोटीन्स की, लेकिन 4th लेवल भी हम स्टडी करते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, थर्ड होता है टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इसमें जो है ना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए होते हैं और ओनली इन प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन बी अच्छा जी, उसके बाद अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही उनको देखा जा सकता है। ऑन राइबोसोम्स प्रोटीन्स आर इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती हैं, दैट इज़ लीनियर चेन की फॉर्म में, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे हम कहते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम मोर प्रिसाइजली डिफाइन करें तो द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर जो अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इन फंक्शनल स्टेट में दे नॉट शो प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन जो होते हैं ना अगर कहीं पे फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि सेकेंडरी टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। ऑल प्रोटीन्स शो प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब इनकी जो फॉर्मेशन की जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है। तो सारी प्रोटीन जो हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर शो करती हैं एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑन राइबोसोम्स। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्म में हो सकता है, बीटा टर्न्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर सिग्मा लूप्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो है ना अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा हेलिक्स भी हो सकता है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा हेलिक्स जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। जो अल्फा हेलिक्स है ये मोर स्टेबल है और जो बीटा हेलिक्स है वो लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होती है। तो इस वजह से हम अल्फा हेलिक्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं और ये ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। और अल्फा हेलिक्स में हर जो टर्न होता है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अल्फा हेलिक्स के हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अल्फा हेलिक्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। पहले तो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में इस तरह अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि अमाइनो एसिड आपस में जुड़े और उन्होंने इस तरह स्ट्रेट चेन बना ली, ठीक है, तो स्ट्रेट चेन के ऊपर अमाइनो एसिड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब जो है ना वहाँ पे अमाइनो एसिड जब इस तरह स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेट्स सपोज 1 अमाइनो एसिड सेकंड थर्ड, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना वो बॉन्डिंग उनके दरमियान होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन वही जो स्ट्रेट चेन है जब वो इस तरह कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएगी तो कॉइल्ड फॉर्म में जो ये ऊपर और नीचे वाले जो इनके टर्न्स हैं, इन टर्न्स के दरमियान जो है कुछ बॉन्डिंग डेवलप होती है इस तरह। तो वो जो बॉन्डिंग होती है ना ऊपर और नीचे वाले टर्म के दरमियान वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सब में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों प्रेजेंट होती हैं। और एक टर्न के अंदर जो है वो कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा हेलिक्स के अंदर। और टर्न्स 100 इज इक्वल टू अच्छा उसमें फिर 3.6 और अगर 100 टर्न्स हैं तो फिर आप 100 मल्टीप्लाई 3.6 अमाइनो एसिड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल कितने 100 टर्न्स में जो है वो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं। रेगुलर क्वाइलिंग एंड जिगजैगिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। रेगुलर क्वाइलिंग और जिगजैगिंग की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। उसके बाद जी टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ना इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सिंगल को ग्लोब्यूल कहेंगे। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं इसमें, यानी सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है।
आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपके पास 4 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। पेप्टाइड बॉन्ड तो लाजमी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक बॉन्ड। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी प्रेजेंट होती हैं इनमें, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो ये पाँचों के पाँचों आपने याद रखने हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये 3 तो लाजमी याद रखें ना, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। और बाकी भी साथ में याद रख लें, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये ज़्यादा अच्छे से आप लोगों ने याद करना है। अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो हम कहेंगे 3D ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशन में जब ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो फिर हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये, इसमें एक से ज़्यादा ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, और ये सारे जो टर्शरी स्ट्रक्चर में सारी बॉन्डिंग है वो सारी बॉन्डिंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स डीनेचर अपॉन हीट और चेंज इन पीएच और स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस और हैवी मेटल आयंस। प्रोटीन की डीनेचरेशन कैसे होती है? अगर प्रोटीन को हीट किया जाए या फिर उनकी पीएच चेंज की जाए या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कंडीशंस क्रिएट की जाएं या फिर हैवी मेटल आयंस की प्रेजेंस में प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं और प्रोटीन्स टूट जाएंगी। अगर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन टूटेगी तो उसके अंदर ये सारे सारे बॉन्ड टूटेंगे, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और सल्फाइड बॉन्ड, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड सारे टूटेंगे। तो फिर जो है वो फाइनली अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। मीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पहले टर्शरी में चेंज होगा, फिर सेकेंडरी में, और फिर प्राइमरी में, और फिर फाइनली अमीनो एसिड में यानी कि अपने सब यूनिट्स में चेंज हो जाएगा। और हैवी मेटल्स की प्रेजेंस में ये डीनेचरेशन हो जाती है। हैवी मेटल्स के आयंस आप लोग याद रख लें कि ये वाले जो हैं आयंस हैं Pb2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको बता रही थी, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इसमें भी ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक से ज़्यादा। जैसे कि आपके जहाँ पे नज़र आ रहा है ये एक ग्लोब्यूल है और इसमें ये अनस्टेबल है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो है ना ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व हुई है, और ये जो है स्टेबल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसमें आप देखें तो इसमें जो है ना ये रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला एक साइड से है, और इसमें जो है वो सारा ग्लोब्यूल जो है एक कंप्लीट 2 ग्लोब्यूल्स जैसे आपस में जुड़ जाते हैं, नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। ये जो एक ग्लोब्यूल होता है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, कंबाइन विद द अदर सच स्ट्रक्चर एंड बिकम स्टेबल। 2 जब ग्लोब्यूल आपस में जुड़ेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद जी, इफ़ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट गेट चेंज इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर। ये मैंने अभी आपको बताया। इफ़ सल्फर बॉन्ड्स एंड आयनिक इंट्रैक्शंस आर broken in the tertiary structure, it change into secondary structure. And if hydrogen bonds are, we broke the hydrogen bonds in the secondary structure, it will change into primary structure, mean polypeptide chain. And if we break the peptide bonds in the primary structure, it will change into it will disperse into amino acids. And a quaternary structure protein contain all structure, primary, secondary, tertiary and quaternary structure में सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। टर्शरी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रेजेंट होते हैं, और प्राइमरी में जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। रोल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन इस्टेब्लिश मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। इलास्टिन प्रोटीन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यूज लाइक टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। केराटिन प्रोटीन strengthens protective coverings like hair, nails, bones and beaks. Histone protein arrange DNA into chromosomes. उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन आ जाती है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसेंशियल पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसेंशियल पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, और वो हर किस्म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन के जैसे हम जिंदा मादा पढ़ते थे बचपन में प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म जो है उसका इसेंशियल पार्ट प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स सर्व एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। न्यूक्लियर प्रोटीन वैसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी मटेरियल जो है हेरिडिटी या करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करती हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम जो हैं ये भी प्रोटीन्स हैं और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ आल्सो प्रोटीन। इंसुलिन एंड थायामीन आर आल्सो प्रोटीन्स एंड एक्ट एज हार्मोन्स विच हैज़ रेगुलेटरी फंक्शंस। और इसके अलावा इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन है, इसका फार्मूला होता है C257 H383 N 65 O77 एंड S6। बहुत ही कम्प्लेक्स सा इसका स्ट्रक्चर है। स्टोर एंड यूज़ द ग्लूकोज एंड फैट इन बॉडी। इंसुलिन जो है इसका काम होता है स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ ग्लूकोज एंड फैट इन द बॉडी। थायरोक्सिन प्रोटीन जो है C15H11 I4O
NO4 ये जो है ये आपके पास थायरॉक्सिन का फार्मूला है। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द थायरॉक्सिन ग्लैंड एंड इट कंट्रोल डाइजेशन, मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड मसल्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। इसके ये सारे फंक्शन हैं। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करें प्रोटीन्स की तो हाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू लेदर, प्रोसेस इज कॉल्ड टेनिंग एंड टैनिक एसिड इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस। हाइड्स जो है वो प्रोटीन्स हैं, खालें जो होती हैं उनको लेदर में चेंज किया जाता है और इस प्रोसेस को टेनिंग कहते हैं और टैनिक एसिड यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। इट इज़ एसेंशली प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन विद टैनिक एसिड, यानी कि टैनिक एसिड के साथ हम बेसिकली इस प्रोसेस में प्रेसिपिटेशन करवा रहे होते हैं प्रोटीन्स की। जेलेटिन बाय हीटिंग बोन्स, जेलेटिन जो है ये खुद तो एक प्रोटीन नहीं है, लेकिन बोन्स वगैरह को जब हीट करते हैं और स्किन को तो और टेंडन्स वगैरह को, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो जेलेटिन में चेंज हो जाती है। और जेलेटिन जो है ये ट्रांसल्यूसेंट कलरलेस फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट है, यूज़ फॉर मेकिंग बेकरी गुड्स। ठीक है, इसको बेकरी गुड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जेलेटिन इज़ नॉट अ प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द कोलेजन प्रोटीन, जेलेटिन खुद प्रोटीन नहीं है बल्कि इसे कोलेजन प्रोटीन से हासिल किया जाता है। कैसीन जो है ये एक प्रोटीन है विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बटन्स एंड बकल्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैमल्स। कैसीन प्रोटीन जो है मैमल्स के मिल्क में प्रेजेंट होती है। बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड इट्स स्ट्रेंथन टीथ, इसके फंक्शन ये होते हैं कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना और टीथ वगैरह को स्ट्रॉन्ग करना। रोल ऑफ फंक्शनल प्रोटीन का रोल देखें। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का पहले भी मैंने आपको बताया, ये उसके साथ आप लोग मर्ज कर लीजिएगा। डिस्पर्शन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय हीटिंग, चेंज इन पीएच और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स इज कॉल्ड डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जो वही पुरानी बात है जो मैंने आपको पहले बता दिया। रोल ऑफ फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम्स जो हैं कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। हार्मोन्स रेगुलेटरी फंक्शन होता है इनका, रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम लेवल, डाइजेशन एंड ब्लड शुगर। एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस बाय वाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं एंटीजेंस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। इसके बाद हीमोग्लोबिन है इन ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। टेनिंग ऑफ हाइड इज़ डन प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय टैनिक एसिड, ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसको स्किप कर दें। यहाँ से हीमोग्लोबिन जो है ये भी प्रोटीन है और ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इसका काम है। फाइब्रिनोजिन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंड इट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। कैसीन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बटन्स एंड बकल्स एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ मैमल्स। एंड ओवल एल्बुमिन एंड कैसीन, ओवल एल्बुमिन फाउंड इन एग वाइट, ये एग वाइट में प्रेजेंट होती है और कैसीन जो है वो मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, दीज आर स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड जेलेटिन फ्रॉम हीटिंग बोन, स्किन एंड टेंडन्स इन द वाटर यूज इन द बेकरी आइटम्स, ये भी पहले बता दिया था आपको। उसके बाद जी लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट होगा। प्रोटीन का टॉपिक हमारा यहीं तक था, ये कंप्लीट हो गया। लिपिड्स क्या होते हैं, ये केमिकल नेचर की अगर हम इनकी बात करें ना तो ये बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। heterogeneous group of compounds are called lipids, found in adipose tissues. Butter, ghee, salmon, whale, animal fats are used in soap industry. ये लिपिड्स के बारे में ऊपर 2 पॉइंट लिखे हैं कि ये जो है एडिपोज टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में, बटर में, घी में, सैल्मन में, वेल्स वगैरह में, और इसके अलावा जो एनिमल फैट है इसको यूज़ किया जाता है सोप इंडस्ट्री में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोप। अच्छा, ग्रीक वर्ड है लाइपोज, इससे लिपिड का वर्ड निकला है और जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है, कलेक्टिव नेम ऑफ फॉर वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मुश्तमिल होते हैं। लिपिड को एक सिंपल कंपाउंड नहीं है बल्कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें आ जाते हैं। इसमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, फैट लाइक मॉलिक्यूल्स, स्टेरॉइड्स फाउंड इन द बॉडी, इनकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है लिपिड्स की क्योंकि ये हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। सो कैन बी डिफाइंड एज, तो इनको हम केमिकल डेफिनेशन इनकी केमिकल बेसिस पे इनको इस तरह से इन 2-3 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दीज आर हाइड्रोफोबिक, इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत से होते हैं जिनमें ये सोल्युबल होते हैं। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट इज़ वेरी वेरी हाई, सो डिफरेंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। ये पहले भी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में बताया था। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होती है इनमें और वाटर में ये इनसोल्युबल होते हैं। इसके अलावा ट्राइस्टीरिन सिंपल लिपिड है और इसका ये फार्मूला होता है C57H110 एंड O6। ऑक्सीजन प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा लो होता है इनमें। देखें आप तो कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 110 है और ऑक्सीजन जस्ट 6 एटम्स हैं। दे हैव मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो मोर एनर्जी, इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, डबल एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स कंटेन मोर एनर्जी दैन एनी अदर
बायोमॉलिक्यूल्स, बाकी बायोमॉलिक्यूल्स की निस्बत लिपिड्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। एंड मेन फूड फैक्टर्स फॉर द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के लिए मेन फूड फैक्टर्स हैं वो टोटल 3 हैं। प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। 1 ग्राम ऑफ ईच प्रोवाइड एनर्जी 4 किलो कैलोरीज। जो प्रोटीन है अगर उनका 1 ग्राम लेते हैं तो वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का लेते हैं तो वो 4 किलो कैलोरी, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तकरीबन हमें सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम लिपिड्स का 1 ग्राम लेते हैं तो वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनके लिपिड्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत डबल एनर्जी होती है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, फंक्शन की बात करते हैं लिपिड्स की, तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन के कंपोनेंट के तौर पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं। और स्ट्रक्चरल रोल भी होता है इनका। ठीक है। ये स्ट्रक्चरल रोल है कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के तौर पे ये प्रेजेंट होते हैं और एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, ये फिर फैट्स और ऑयल्स में आगे इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। फैट्स एनिमल्स में और ऑयल्स जो हैं वो प्लांट से हासिल होते हैं हमें। तो केमिकल मैसेंजर के तौर पर भी एक्ट करते हैं लिपिड्स, जैसे हार्मोन्स हैं, जैसे स्टीरॉयड्स हार्मोन है। अच्छा, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन में मीन जैसे क्यूटिकल है, क्यूटिन, और वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन, वाटर प्रूफिंग ऑन फिश, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की, जो कि वाटर प्रूफिंग के तौर पे एक्ट करती है। इंसुलेशन का रोल होता है इनका, एंड बॉयंसी का रोल होता है, फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ सम एनिमल्स, एंड थर्मोरेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं इनके। ठीक है। बॉयंसी मीन फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ सम एनिमल्स। इसके अलावा इन सम मैमल्स अंडर स्किन लिपिड लेयर इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड ब्लबर और ब्राउन फैट, एंड विच एक्ट एज इंसुलेशन लेयर। ठीक है। और वो हीट को जो है वो कंजर्व करती है वो लेयर। सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई, ये जो लिपिड्स होते हैं विटामिन ए, डी और ई का सोर्स होते हैं। यूज टू बिल्ड ब्रेन सेल्स के बनाने में हेल्प करते हैं। नर्व सेल्स के बनाने में, सेल मेम्ब्रेन्स के बनाने में। इंसुलेट आवर बॉडी एज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारी बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं। उसके बाद प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स आर फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल एंड स्टीरोल्स। जो आपके लिपिड्स के प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल एंड स्टीरोल्स। उसके बाद जी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेस पे जो है लिपिड्स को हम क्लासीफाई करें तो पहले हैं सिंपल लिपिड्स जो होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अच्छा जी, फैटी एसिड्स की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि दीज आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और इसमें एग्जांपल आपके पास फॉर्मिक एसिड आ जाता है, और एस्टिक एसिड आ जाता है, इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड आ जाता है, ब्यूटानोइक एंड अप टू सो ऑन। और सिंपल लिपिड्स में हमने देखा कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल होते हैं, लाइक एसाइल ग्लाइसरोल हैं, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस वगैरह जो है ये सिंपल लिपिड्स हैं। कम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं कंटेन अदर ग्रुप्स। इसमें जो है ना फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के अलावा और ग्रुप्स भी आ जाते हैं, रेडिकल्स आ जाते हैं इन एडिशन टू अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स, लाइक फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, एंड स्फिंगोलिपिड्स वगैरह इसकी एग्जांपल आ जाते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ simple and complex or hydrolytic products of the compound lipids. These are hydrolytic products of compound lipids like terpenes, steroids, प्रोस्टाग्लैंडिन और कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी वगैरह, ये जो हैं सारे ये डिराइव्ड लिपिड्स हैं। और नेक्स्ट जो है मैनी लिपिड्स आर एस्टर्स। बहुत से लिपिड्स एस्टर्स होते हैं। एस्टर क्या होता है? अल्कोहल और एसिड का जब आपस में रिएक्शन होता है तो एस्टर और वाटर की प्रोडक्शन होती है। ये जनरल रिएक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया अल्कोहल और एस्टर एसिड का, क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं और जो है ना ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो उनका आपस में रिएक्शन होता है तो एस्टर्स बनते हैं। तो दीज आर मैनी लिपिड्स आर एस्टर्स। ठीक है। और सैचुरेटेड होंगे तो वो फैट्स होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे तो वो ऑयल्स होंगे। ठीक है। और इसमें जो है ना जो रिएक्शन होता है इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। वाटर का रिमूवल होता है अल्कोहल एसिड में से और इस तरह एसिड की फॉर्मेशन होती है। जहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है उस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्कोहल में से जो है वो हाइड्रोजन आएगा और एसिड्स में से OH ग्रुप आएगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन वाटर वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एस्टर बन जाएगा। और यहाँ पे जो लिंकेज बनती है ना इनके दरमियान, इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। उसके बाद जी ग्लाइसरोल क्या होता है? सिंपल लिपिड्स में अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें ना तो एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसरोल जो स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल होते हैं। ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है, आपको 3 कार्बन आइटम नजर आ रहे हैं, तीनों के ऊपर एक एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है। ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इसमें 3 कार्बन की चेन है और हर कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं, सॉरी अल्कोहल्स होते हैं, इनको हम ग्लाइसरोल्स कहते हैं। ग्लाइसराइड
ग्लाइसराइड्स क्या होते हैं? ग्लाइसराइड्स सिंपल भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। सिंपल वो होते हैं जिनमें सारे के सारे जो आर ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, और मिक्स्ड वो होते हैं जिनमें आर ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ग्लाइसराइड्स होते क्या हैं? एस्टर्स होते हैं ना ग्लाइसराइड्स। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जब आपस में मिलेंगे ना, ये ग्लाइसरोल था जो स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल जिसे हम कह रहे हैं, और फैटी एसिड्स का इसके साथ रिएक्शन होगा ना, तो इसका ग्लाइसरोल यानी कि हमारे अल्कोहल का और हाइड्रोजन जो मैंने अभी ऊपर जनरल रिएक्शन में भी आपको बताया, और फैटी एसिड का OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा, वाटर बन जाएगा, वाटर ने रिमूव हो जाना है, और बाकी ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। इनके दरमियान जो है ना वो एस्टर बॉन्ड बनेगा, और ये एक एस्टर बन जाएगा। इसको हम मोनो एसाइल ग्लाइसरोल कहेंगे। ये मोनो एसाइल ग्लाइसरोल है। ये जो हम ग्लाइसराइड्स की बात कर रहे थे ना, तो ये ग्लाइसराइड बना है, ये मोनो ग्लाइसराइड बना है, ठीक है। और इसी तरह जब दो फैटी एसिड्स जुड़ेंगे इसके साथ, तो इस तरह यहाँ से दूसरा जो फैटी एसिड होगा उसका OH और इसका H निकलेगा, और इसी तरह तीसरे फैटी एसिड का OH और इसका H निकलेगा। तो इस तरह 3 फैटी एसिड यहाँ से जुड़ जाएंगे। पहले तो बाकी ये वाले उसी तरह आ रहे हैं ना, इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो हाइड्रोजन के साथ H और OH लगे हुए हैं, तो ये इसी तरह SH आ गए थे, ठीक है। और लेकिन जो ऊपर ऊपर वाला था उसमें से OH निकला है ना, यहाँ से OH निकला, तो उसकी जगह पे R अटैच हो गया था, R और C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट अटैच हो गया था यहाँ से। तो ये अगर तो 2 अटैच होंगे तो फिर दोनों ऊपर वाले यहाँ पे भी यही वाला ग्रुप आएगा, और दूसरे कार्बन के साथ भी यही, और अगर 3 फिर फैटी एसिड्स होंगे तो तीसरे के साथ भी यही होगा। तो मतलब R की चैन जो है, अब इसमें आपने याद रखना है कि ये 2 अगर अटैच हो रहे हैं तो डाई एसाइल ग्लाइसरोल बनेगा, 3 है तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल बनेगा, जिसको ट्राई ग्लाइसराइड कह रहे हैं, ट्राई ग्लाइसराइड। और ट्राई ग्लाइसराइड फिर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कि जहाँ पे अगर जो R की चेन है वो अगर R जो है वो सेम है तो फिर आप उसको सिंपल ग्लाइसराइड कहेंगे, और अगर R डिफरेंट है तो उसको हम मिक्स्ड ग्लाइसराइड कहेंगे, ठीक है। फैट्स आर एनिमल लिपिड्स एंड ऑयल्स आर प्लांट लिपिड्स। फैट्स को हम एनिमल लिपिड्स कहते हैं, और ऑयल्स होते हैं उनको हम प्लांट लिपिड्स कहते हैं। और इसके अलावा हम जहाँ पे जो है ना फैटी एसिड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन किया। फैटी एसिड जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये बातें आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेनी है कि फैटी एसिड्स की डेफिनेशन जब आप करेंगे या फैटी एसिड की पहचान करेंगे, तो इनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 2 to 30 हो सकते हैं। कार्बन की तादाद 2 से 30 तक हो सकती है, और जुफ्त होंगे इसमें कार्बन एटम्स, ठीक है, फैटी एसिड्स में। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन की चेन होगी ना, ये R और ये कार्बन, तो ये जो है ना इवन होने चाहिए, और 2 to 30 के दरमियान होने चाहिए। और ये आप कार्बन की चेन को जो है ना वो R वाले और ये जो COOH वाला कार्बन है, इनको मिला के काउंट करेंगे तो 2 to 30 होने चाहिए। और इसमें आपके पास CH3 COOH, इसमें आप 2 कार्बन हैं, तो ये एसिटिक एसिड जो है ये एक फैटी एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है 1 2 3 4 हैं, तो ब्यूटारिक एसिड, इसमें 4 कार्बन है, ये भी फैटी एसिड होगा। और अगर जो है वो जुफ्त नहीं होंगे इसमें कार्बन, तो फिर वो फैटी एसिड नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि फैट्स एंड ऑयल आर बेसिकली ट्राई एस्टर्स। फैट्स और ऑयल जो है ना, ये बेसिकली ट्राई एस्टर्स होते हैं। ट्राई एस्टर्स, फैट्स और ऑयल। ये जो ट्राई ग्लाइसरोल हमने लिखा था जिसमें 3 फैटी एसिड जो हैं वो जुड़ेंगे तो ट्राई ग्लाइसरोल बनेगा। ट्राई ग्लाइसराइड भी इसको कहते हैं, इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, और इसमें कोई OH ग्रुप नहीं होता। न्यूट्रल लिपिड इसलिए कहते हैं ना कि इसमें से अगर 3 जुड़ जाएंगे तो ये सारे के सारे OH रिमूव हो जाएंगे ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये वाला पार्ट अटैच होता जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो इस वजह से सारे जो है OH इसमें खत्म हो गए, तो इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइसराइड या ट्राई एस्टर्स, जिसको हम कह रहे हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर सारे R जो हैं वो सेम है तो वो आपके पास सिंपल ट्राइएस्टर होगा या सिंपल ग्लाइसराइड होगा। और अगर R जो है वो डिफरेंट है, R1 R2 R3, या फिर 2 R डिफरेंट हैं और एक जो है वो वही वाला है, या 2 सेम है एक डिफरेंट है, तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास जो है वो मिक्स्ड में आ जाएगा। नेचुरली अकरिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ मिक्स्ड ग्लाइसराइड। जो नेचुरली अकरिंग ऑयल्स और फैट्स हैं वो मिक्स्ड ग्लाइसराइड पर मुश्तमिल होते हैं, मीन उनके ये जो R ग्रुप्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट फैट्स एंड ऑयल्स की सोर्सेज हैं। एनिमल फैट्स जो होते हैं एडिबल्स टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। बटर, घी भी इनका सोर्स है। स्पेशल टाइप ऑफ फैट प्रेजेंट होती है इनमें। और टैलो जो है एनिमल फैट, स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट बटर एंड घी से मिलती है। और टैलो इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कैटल्स एंड लार्ड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हॉग, मीन पिग। और फैट्स कंप्राइजेज 12% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 12% तक फैट्स प्रेजेंट होते हैं। हाफ ऑफ विच इज़ एक्ट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, मीन इंसुलेटिंग, एंड हाफ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी लाइक कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्रेन एंड बोन्स। उसके अलावा दूसरा जो इनका सोर्स है वो है वेजिटेबल ऑयल्स। ये तो पहला सोर्स जो था ना वो था एनिमल फैट, तो एनिमल सोर्स था इनका फैट्स का। और दूसरा जो सोर्स है वो वेजिटेबल ऑयल्स हैं। सीड्स में और नट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, यूज़ फॉर नरिशमेंट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। मैरीन एनिमल से भी हमें ऑयल्स मिलते हैं। मैरीन ऑयल्स जो होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द सी एनिमल्स लाइक सैल्मन एंड वेल्स।
उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं फैटी एसिड्स की। अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड्स एग्जिस्ट इन नेचर एंड दे वेरी इन लेंथ एंड सिंपलेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया 2 to 30 जो है उनमें कार्बन एटम्स हो सकते हैं इवन नंबर में। सिंपलेस्ट एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन है, पल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है, स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन है। अब इनमें देखें तो आप सब में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है ये इसका फार्मूला भी आ गया, सिंपलेस्ट जो है वो एसिटिक एसिड है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ साइड पे, फैट्स एंड ऑयल्स रेडिली फॉर्म इमल्जन अपॉन एजिटेशन विद वाटर इन सोप और अदर इमल्सिफायर्स। सोप या अदर इमल्सिफायर्स में फैट और ऑयल्स जो हैं वो इमल्जन्स बनाते हैं अपॉन एजिटेशन इन वाटर। ठीक है, उसके बाद जी कार्बन एटम इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज़ करता है। 4 कार्बन है तो -4 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। 16 कार्बन वाला फैटी एसिड जो है उसका 63.1 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन कार्बन की तादाद बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सोलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। इनकी सोलिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। हाइड्रोफोबिक नेचर आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड टाइप्स सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं इन टर्म ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अगर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन्स के साथ अटैच हैं तो फिर वो जो होंगे सैचुरेटेड होंगे। अगर डबल बॉन्ड कहीं पे इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाती है, मीन कार्बन की तादाद कम हो जाती है उसमें। सैचुरेटेड डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो फिर वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाएंगे। व्हेन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट फॉर्म्ड हाइड्रोजन एटम्स डिक्रीजेज सो बिकम अनसैचुरेटेड। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना तो हाइड्रोजन एटम की तादाद कम हो जाती है तो इस वजह से अनसैचुरेशन आ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लिपिड्स या फैट्स और अनसैचुरेटेड लिपिड्स या लिपिड्स को हम ऑयल्स कहते हैं, सैचुरेटेड लिपिड्स को फैट्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड लिपिड्स को ऑयल्स कहते हैं। इनके डिफरेंस हैं। अच्छा जी, जो सैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं जिनको हम फैट्स कहते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं आर चेन के अंदर, और सैचुरेटेड फंक्शनल फैटी एसिड्स होते हैं इनमें, और यूजुअली स्ट्रेट चेन होती है इनमें, और सॉलिड्स होते हैं या सेमी सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर होते हैं इनकी और अक्कर इन मोस्टली एनिमल्स। ठीक है, एनिमल फैट्स। और बाकी जो हम दूसरों की बात करें अनसैचुरेटेड लिपिड्स की जिनको हम ऑयल्स कहते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1 to 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं इनमें, और मोनो डाई ट्राई अनसैचुरेटेड लिपिड्स इनको कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके, और इनकी चेन्स जो होती हैं वो बेंड हुई होती हैं एट द डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ से डबल बॉन्ड होता है वहाँ से इनकी चेन्स जो होती हैं वो बेंड हुई हुई होती हैं। इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और मैरीन एनिमल्स में पाए जाते हैं जो ऑयल्स होते हैं। और रैंसिड बटर हैज़ फाउल स्मेल बिकॉज ऑफ द ब्यूटानोइक एसिड, हाउएवर एस्टर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड्स हैव फ्रूटी स्मेल। रैंसिड बटर में ब्यूटानोइक एसिड की प्रेजेंस की वजह से फाउल स्मेल होती है इसकी, लेकिन जो एस्टर्स होते हैं ना ब्यूटानोइक एसिड्स के उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। दैट इज़ मिथाइल ब्यूटानोएट की एप्पल लाइक होती है और इथाइल ब्यूटानोइक पाइन एप्पल लाइक इसका टेस्ट होता है या स्मेल होती है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपके पास सैचुरेटेड लिपिड्स हैं या फैट्स हैं तो इसमें आपके पास लॉरिक आ जाता है इन कोकोनट ऑयल, इट इज़ प्रेजेंट एंड कार्बन टोटल इसमें 12 होते हैं। इसके अलावा मायरिस्टिक बटर फैट है ये और कार्बन इसमें 14 होते हैं। और पाल्मेटिक जो है ये मोस्ट फैट एंड ऑयल जो होते हैं वो पाल्मेटिक कार्बन 16 है इसमें। और स्टेरिक जो है पाल्मेटिक जो है इसका जो फार्मूला है C15H31 COOH पाल्मेटिक एसिड का। और ज़्यादातर ये फैट्स और ऑयल्स में पाया जाने वाला एसिड है। और मास्टेरिक एसिड जो है ये बटर में पाया जाता है। लेरिक एसिड जो है वो कोकोनट ऑयल में पाया जाता है। और स्टेरिक एसिड जो है इसका फार्मूला C17H35 COOH होता है। इसमें 18 कार्बन होते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल हैं। लॉरिक एसिड, मिस्टेरिक एसिड और मायरिस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। और इसके अलावा जो दूसरे हैं जो आपके पास हैं जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनके एग्जांपल में ऑलिक एसिड है, ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। इसमें कार्बन 18 होते हैं और एक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है तो तभी तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड है, वरना तो कार्बन 18 इधर स्टीरिक एसिड में भी है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लाइनोलिक एसिड जो है वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है। इसमें कार्बन 18 होते हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। लिनिक एसिड जो है ये सोयाबीन और कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा एराकिडोनिक एसिड जो है वो लॉर्ड में पाया जाता है चिकन्स में और 20 कार्बन एटम्स होते हैं इनमें। इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्लाइसराइड्स इफ़ 2 कार्बन आर सैचुरेटेड एंड 1 अनसैचुरेटेड दैन फैट
एंड अदर ऑयल। अगर हमारे पास मिक्स्ड ग्लाइसराइड्स हैं जिसमें कार्बन जो आर चेन है वो डिफरेंट है, अगर तो 2 आर चेन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं और एक अनसैचुरेटेड है, तो फिर हमारे पास वो फ़ैट होगी, क्योंकि इसमें ये डोमिनेट कर रहे हैं ना सैचुरेटेड वाले, और अगर अनसैचुरेटेड वाले डोमिनेट करेंगे तो फिर वो ऑयल्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और लिपिड्स की। लिपिड्स जो हैं इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो ट्राईग्लाइसराइड्स होते हैं बेसिकली ये, इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे लाइपेज की मौजूदगी में, तो ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड्स बनेंगे, मीन के अपने कंपोनेंट्स में ये टूट जाएंगे। सपोनिफिकेशन का मतलब ये है कि ट्राईग्लाइसराइड्स जो हैं अल्कली के साथ इनका रिएक्शन करवाएंगे तो ग्लाइसरोल और साथ में सोप की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से जो है ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लें। और उसके बाद हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड ग्लाइसराइड्स होते हैं, और इनके साथ जब हम यहाँ पे हार्डनिंग में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, निकल की प्रेजेंट में, तो फैट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, सेमी सॉलिड ग्लाइसराइड बन जाएगा। और वेजिटेबल ऑयल निकल की प्रेजेंट में इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वेजिटेबल घी बनेगा जिसको मार्गारीन कहते हैं। और हार्डन्ड ऑयल इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड कैंडल्स। हार्डन्ड ऑयल जो है उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है सोप और कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH और NaOH टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट इनटू ऑयल। 1 ग्राम फैट को ऑयल में चेंज करने के लिए जितने मिलीग्राम्स हम KOH या NaOH के ऐड करते हैं वो उस का हमारे पास स्पोनिफिकेशन नंबर होता है फैट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ग्लाइसराइल ट्राई पाल्मिटेट मॉलिक्यूलर वेट इसका 807 होता है, रिक्वायर 1,68,000 मिलीग्राम ऑफ KOH, दस 1 ग्राम विल रिक्वायर 1,68,000 डिवाइडेड बाई 807 मिलीग्राम ऑफ KOH, सो स्पोनिफिकेशन नंबर इज़ 208। इसको आप डिवाइड कर लेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 208। तो 208 इज़ द स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लाइसराइल ट्राई पाल्मिटेट। उसके बाद है रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। स्पॉइलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट ऑर्डर इज कॉल्ड रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल। हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, रैपिड स्पॉइलेज ऑफ ऑयल। अगर अनसेचुरेशन ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा जल्दी स्पॉइलेज हो जाती है। और रेंसिडिटी अकर ड्यू टू हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। रेंसिडिटी जो है वो हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस की वजह से होती है विच प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग एल्डिहाइड्स एंड फैटी एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच रिएक्ट विद 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मीन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। आयोडीन नंबर हम कहते हैं कि कितने आयोडीन के ग्राम्स जो हैं वो 100 ग्राम फैट या ऑयल के साथ रिएक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा अनसेचुरेशन या जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा। और अगर किसी ग्लाइसराइड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है मीन कि वो सेचुरेटेड है तो उसका आयोडीन नंबर 0 होगा। एसिड नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मिलीग्राम्स होते हैं KOH के विच आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। इट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फैट्स और ऑयल्स। एसिड नंबर जो है हमें बताता है कि कितने फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं किसी फैट या ऑयल में। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग लिपिड्स होते हैं स्टीरॉइड्स। इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि 4 रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। उन 4 रिंग्स में से 3 रिंग्स जो होते हैं वो 6 मेंबर्ड होते हैं और 1 रिंग जो होता है वो 5 मेंबर्ड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो 4 रिंग्स पर मुश्तमिल होता है। A, B एंड C 3 रिंग्स जो हैं ये 6 मेंबर्ड हैं और एक रिंग जो होता है वो 5 मेंबर्ड होता है। D रिंग होता है वो। दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। इस न्यूक्लियस को पर हाइड्रोपेंटेनोफिनेंथ्रीन साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। और इसमें रिंग्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए होते हैं और टोटल जो कार्बन एटम रिंग्स में हैं वो 17 कार्बन हैं जो कि रिंग्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंड्स शोइंग डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये स्टेरॉइड का ये न्यूक्लियस है और इसमें 2 जगह पे CH3 और एक जगह पे R चेन होती है। उसके बाद जी कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल है और ये एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में पाया जाता है। प्रेजेंट इन फ्री एंड एस्टेरिफाइड फॉर्म एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, एनिमल टिश्यूज़, एग यॉक, नर्व टिश्यूज़, ऑयल्स एंड फैट्स। इंक्रीज्ड अमाउंट causes plaque-like deposit in arteries and which causes high blood pressure and heart diseases। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो आप लोग पहले भी जानते हैं। नेक्स्ट है इर्गोस्टिरोल। इर्गोस्टिरोल जो है ये है स्टीरोल ऑफ फंजाई एंड यीस्ट। When exposed to ultraviolet light, convert into ergocalciferol and ergocalciferol is also called vitamin D. Phospholipids in these compounds, 2 OH groups are esterified with fatty acids and the third one is linked with the phosphoric acid or its derivative। मीन के जैसे वो हमने कहा था ना कि 3 R ग्रुप्स होते हैं
तो इनमें से 2 आर ग्रुप्स जो हैं वो तो फैटी एसिड्स वाले होंगे और एक आर ग्रुप जो है उसकी जगह पे फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो फिर ऐसे लिपिड को हम फॉस्फोलिपिड कहेंगे। वैक्सेस क्या होती हैं? सिंपल लिपिड्स होती हैं, नेचुरल वैक्सेस भी होते हैं, सिंथेटिक वैक्सेस भी होती हैं। टिपिकली एस्टर कंपाउंड्स होती हैं नेचुरल जो वैक्सेस होती हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। एस्टर कंपाउंड्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। सिंथेटिक वैक्सेस जो हैं डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीथाइलीन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर of long chain hydrocarbons like alkanes, alcohols, aldehydes, ketones and fatty acids। रैंडम स्ट्रक्चर होता है इनका। अकरेंस की बात करें तो जो नेचुरल वैक्सेस हैं, बीज वैक्स इसको हनी कॉम से हासिल करते हैं, लेनोलिन शीप वूल से, क्यूटिन लीफ सर्फेसिस से एंड स्यूब्रिन जो है सेलवाल ऑफ एंडोडर्मिस, सेलवाल एंड एंडोडर्मिस ऑफ प्लांट रूट्स। उसके अलावा जो दूसरी आपके पास हैं सिंथेटिक वैक्सेस जो हैं, इनके अकरेंस की बात करें तो पैराफिन जो है जो कि कैंडल वैक्स, पेपर, लुब्रिकेंट, सीलिंग और मटेरियल वगैरह में प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं कंपाउंड या कम्प्लेक्स होते हैं लिपिड्स और फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फोरिक एसिड कंबाइंड विद वन ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं? 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें से किसी के साथ भी फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन करेगा तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाएंगे। और वो 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्वालिन, इथेनो इथेनॉल अमाइन है जिसको जो कि अमाइनो अल्कोहल है। कोलिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस है। एथेनॉल अमाइन जो है अमाइनो अल्कोहल है। और इन ऑसिटोल जो है ये भी अमाइनो अल्कोहल है और सीरीन जो है ये भी अमाइनो अल्कोहल है। तो इन चारों कंपाउंड्स में से किसी के साथ भी फॉस्फेटिडिक एसिड, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड नहीं था, फॉस्फेटिडिक एसिड का रिएक्शन होगा तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से ये बायो से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को बता देती हूँ। फॉस्फेटिडिक एसिड कंटेन ग्लाइसरोल फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 फैटी एसिड्स कंबाइंड विद ईच अदर। अब इसका ये जो ग्लाइसरोल और फॉस्फेट ग्रुप है इसको हेड कहते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक या पोलर होता है। और जो 2 फैटी एसिड्स होते हैं वो टेल बनाते हैं और वो नॉन पोलर पार्ट होता है। तो हेड को हम इस तरह शो कर दें और 2 फैटी एसिड्स की टेल बना दें तो ये हाइड्रोफिलिक है और ये वाली नीचे वाली जो इसकी टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं। उसके बाद फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन मिलेंगे तो फॉस्फोलिपिड बनेगा और इसका नेम होगा फॉस्फेटाइडल कोलिन। कॉमन नेम इसका लेसिथिन है। फॉस्फेटाइडल कोलिन का कॉमन नेम है लेसिथिन, फॉस्फेटाइडल कोलिन लेसिथिन। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द बाइलेयर इन वाटर ये वाटर में बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। लिपिड्स मेक फूड प्लेटेबल, सम आर प्रिकर्सर्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स। अच्छा, इसकी ये इंपॉर्टेंस थी लिपिड्स की एंड दे एक्सर्ट इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन नर्वस टिश्यूज़। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आ जाता है हमारे पास। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 और 1870, इनिशियली एक्सपोर्टेड बाय नेम ऑफ न्यूक्लिन। स्टार्टिंग में से न्यूक्लिन का नेम दिया गया, रिपोर्टेड बाय नेम ऑफ न्यूक्लिन, अ मैक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन द न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम इसे न्यूक्लियस से, पस सेल्स के न्यूक्लियस से ही हासिल किया गया था, तो इस वजह से इसे न्यूक्लिन का नेम दिया गया था। और 1869 में इसे फ्रेडरिक माइशर ने जो है वो डिस्कवर किया था। डिटेल्ड केमिकल नेचर वाज रिपोर्टेड बाय P.A. लीवन इन 1920 में P.A. लीवन ने इसकी डिटेल्ड केमिकल नेचर बताई थी एंड दे रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड, और इसे न्यूक्लिक एसिड की यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाला कंपाउंड जो है उसका नेम दिया गया। एंड दीज आर 2 टाइप्स, DNA एंड RNA, बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये पेंटोस शुगर है, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो आपके पास शुगर है, यहाँ पे शुगर जो है पेंटोस शुगर 5 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, मोनोसेक्राइड है, पेंटोस शुगर है। और इसमें हम देखें तो पेंटोस शुगर में यहाँ पे जो R है इसकी जगह पे या तो OH हो सकता है या फिर H हो सकता है। OH जो है ये RNA में होता है तो ये राइबोस शुगर बन जाती है, और H जो है ये DNA में होता है तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाती है। टाइप्स देखें तो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डिपेंड करता है कि आर की जगह पे OH है या H है, तो इस तरह राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है इसमें हमने बात की कि यहाँ पे ये जो R ग्रुप है इसकी जगह पे H या OH होगा, तो फिर इस तरह से हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। जो आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसको आयनिक स्टेट में अगर हम लेके आएँ तो फिर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है। इस तरह से ये H3PO4 है, तो यहाँ पे इसको आयनिक फॉर्म में ले आए तो ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं पायरिमिडीन और दूसरी प्यूरीन होती हैं। पायरिमिडीन जो है वो सिर्फ एक रिंग पे मुश्तमिल होती है और इसमें रिंग की नंबरिंग को आपने याद रखना है। पायरिमिडीन में 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, इसका जो रिंग बनता है उसमें, और नंबरिंग आपने नीचे वाले नाइट्रोजन से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग याद कर लेनी है। और ये पायरिमिडीन जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है। जो दूसरी जो नाइट्रोजनस बेस है वो है प्यूरीन, और प्यूरीन में 2 रिंग्स होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज़ हुए होते हैं। एक 6 मेंबर होता है और दूसरा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग होता है। और पायरिमिडीन रिंग्स जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग जो है उसको हम पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, और जो 5 मेंबर रिंग होता है उसको इमिडाज़ोल कहते हैं, इमिडाज़ोल रिंग। पायरिमिडीन रिंग 6 मेंबर रिंग, और दूसरा जो है इमिडाज़ोल। जो पायरिमिडीन है ना, तो ये भी तो 6 मेंबर रिंग है, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह का रिंग होता है, तो इस वजह से इसको जो है वो पायरिमिडीन रिंग कहते हैं। लेकिन इसमें नंबरिंग चेंज होती है, इसमें नंबरिंग आपने इस ऊपर वाले नाइट्रोजन से स्टार्ट करनी है और इस तरफ से लेके आके 6 और देन 7 8 9 इस तरह से नंबरिंग करनी है। और 9 मेंबर रिंग होते हैं ये दोनों, यानी कि टोटल जो है इस रिंग्स के मेंबर जो हैं वो 9 हैं। इनमें से 5 कार्बन होते हैं और 4 नाइट्रोजन होते हैं, ये याद रख लेना है। उसके बाद और वैसे इंडिविजुअल रिंग्स का भी याद कर लेना है कि इसमें जो है वो 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है, और दूसरे रिंग में हम देखें तो दूसरे रिंग में 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है। इस तरह इंडिविजुअली अगर रिंग की बात करें तो पेंटोस शुगर जो है डीऑक्सी राइबोस शुगर होती हैं और राइबोस शुगर होती हैं। डीऑक्सी राइबोस शुगर में हाइड्रोजन होता है R ग्रुप की जगह पे, और राइबोस शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। बाकी स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा करके अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी नंबरिंग देख लीजिएगा। पेंटोस शुगर में जो नंबरिंग करते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम वगैरह से शो करते हैं, और इस तरह जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है उसमें 1 2 3 से शो करते हैं, वहाँ पे प्राइम नहीं लगाते साथ में। उसके बाद पायरिमिडीन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, एक यूरेसल, एक थायमीन और एक साइटोसिन। जो पायरिमिडीन है यूरेसल को U से, थायमीन को T से और साइटोसिन को C से शो करते हैं। और यूरेसल को हम 2,4 डाई हाइड्रोक्सी पायरिमिडीन भी कहते हैं, क्योंकि 2 और 4 पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स के साथ अटैच होती हैं कार्बन के साथ, और ये सिर्फ RNA में पाए जाने वाली पायरिमिडीन है। इसके अलावा जो दूसरी पायरिमिडीन है वो है थायमीन, इसको T से शो करते हैं, 5 मिथाइल 2,4 डाईहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन। अब 2,4 डाईहाइड्रोक्सी के साथ साथ 5 पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी आ जाता है, तो 5 मिथाइल 2,4 डाईहाइड्रोक्सी पायरिमिडीन बन जाती है, और ये सिर्फ DNA में पाई जाती है। थर्ड जो है वो साइटोसिन है, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्सी बोला है, डाईऑक्सी था, और ठीक है हाइड्रोक्सी नहीं है। साइटोसिन जो है इसको C से शो करते हैं, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन है, ये 4 अमाइनो एंड 2 ऑक्सी पायरिमिडीन है, फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA, DNA और RNA दोनों में ये पाई जाती है। प्यूरीन है, देन प्यूरीन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक एडिनिन है और दूसरी गुआनिन है। एडिनिन जो है वो 6 अमाइनो प्यूरीन भी इसे हम कहते हैं, और गुआनिन जो है इसको 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 6 पोजीशन पे अमाइनो होता है ना, और इसमें जो है वो ऑक्सी 6 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे अमाइनो होता है, तो इस वजह से 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरीन भी इसे कहते हैं, और ये दोनों जो है DNA और RNA में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हम देखें तो पेंटेज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों आपस में मिलेंगे और न्यूक्लियोसाइड बनता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों आपस में मिलते हैं और न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है बिटवीन 2, यानी कि इसमें N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे कहते हैं हम। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो पेंटोज शुगर की 1 प्राइम कार्बन और जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है उसकी नाइट्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बनता है, उन दोनों के दरमियान फर्स्ट नाइट्रोजन और यहाँ से फर्स्ट कार्बन। तो इस तरह से इस बॉन्ड को हम कहते हैं जी N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर दूसरे स्टेप जो है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ने न्यूक्लियोसाइड के साथ रिएक्ट करना है। फॉस्फेट ग्रुप का OH ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड का 5 प्राइम कार्बन दोनों आपस में यहाँ से अटैच होंगे और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड को हम आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, इसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं अगर इसमें जो है वो 1 फॉस्फेट ग्रुप है, और इसमें एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, डाईफॉस्फेट भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। इसके
इसके अलावा आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज, ये मैंने पहले भी बता दिया। और नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल में से कोई हो सकती, ये चारों हो सकती हैं, ठीक है। और अगर तो एडेनिन और राइबोज दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस नीचे की तरफ लिखी हुई है और यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है वो, अगर तो एडेनिन के राइबोज के साथ मिलना है तो फिर एडिनोसिन बनेगा जो न्यूक्लियोसाइड होगा, और राइबो न्यूक्लियोसाइड इसे हम कहेंगे। गुआनिन राइबोज आपस में मिलेंगे तो गुआनोसिन बनेगा, साइटोसिन और राइबोज मिलेंगे तो साइटोडीन, और यूरेसिल और राइबोज मिलेंगे तो यूरिडीन बनेगा। और एडिनोसिन और फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे तो फिर इस तरह से जो न्यूक्लियोसाइड था वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा। तो इस तरह एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी तरह बाकी सब के लिए भी सेम इसी तरह, और इसी तरह डाई एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इस तरह इनके डिफरेंट फिर आगे नेम होंगे। अच्छा जी, उसके बाद एडिनोसिन के केस में जो न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं, और गुआनोसिन के केस में बनेंगे तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, साइटोडीन डाइफॉस्फेट, साइटोडीन ट्राइफॉस्फेट, और यूरोडीन मोनोफॉस्फेट, यूरोडीन डाइफॉस्फेट एंड यूरोडीन ट्राइफॉस्फेट वगैरह इस तरह से होंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे डीएनए के केस में अब हम बात करें तो डीएनए के केस में जो बेसिस हैं और फिर जो पेंटोस शुगर है, यहाँ पे बेसिस हैं AGCT, और पेंटोस शुगर डीऑक्सी राइबोज होगी, और डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटोडीन, डीऑक्सी थायामीन बनेगा, ठीक है, या थायामिडीन इसे कहेंगे। तो इनके केस में फिर जो है ना डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, और थायामिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से ये इनके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है? 3 प्राइम एंड जो कि OH ग्रुप उसका फ्री होता है, 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 प्राइम एंड इज रिएक्टर, ये जो है रिएक्टिव होता है। इन ग्रोइंग चेन अ न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच एट 3 प्राइम एंड। न्यू जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमेशा 3 प्राइम एंड से अटैच करेगा। एवरी न्यूक्लियोटाइड इन फ्री स्टेट कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। हर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो फ्री स्टेट में उसके 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। जब ये कंबाइन करता है चेन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप लीव कर जाते हैं। दिस फॉर्मेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसमें वाटर एलिमिनेट होता है और 2 H ग्रुप्स इंटरेक्ट करते हैं, न्यू बॉन्ड बनता है जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चेन ग्रो करती है। और डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है ये वो प्रोसेस होता है, इसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में कंडेंस होते हैं, तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो होता है जिसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में कंडेंस करते हैं। उसके बाद ATP जो है ये हमारी एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी के लिए, और फ्री न्यूक्लियोटाइड है ये है, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ATP जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। स्ट्रक्चर ऑफ NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव, इसको मेरे ख्याल में स्किप कर दें। और फिजिकल स्ट्रक्चर और डबल हेलिक्स ऑफ DNA देखें। इनिशियली बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द DNA वाज प्रोवाइडेड बाय एरविन चारगॉफ और रोजलिन फ्रैंकलिन ने और म्यूरिस विल्किन ने जो है इनिशियली बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अबाउट डीएनए। अरविंद चारगॉफ ने और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने और म्यूरिस वेल्किन ने। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप पे मुश्तमिल होती है। और जो चेन ऑफ डबल स्ट्रैंड जो है वो लिंक थ्रू बेसिस। फाइनली द स्ट्रक्चरल मॉडल वाज प्रपोज बाय, इसका जो डीएनए का स्ट्रक्चरल मॉडल था वो JD वेस्टन ने और फ्रैंकिस क्रिक ने प्रपोज किया था। डीएनए इज परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अरविंद चारगॉफ्स कंट्रीब्यूशन क्या थी? चारगॉफ्स रूल है ये कि इफ़ इन डीएनए जो एडेनिन और थायमिन हैं, प्यूरिन्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होगी उनकी तादाद, और G और C की गुआनिन और साइटोसिन की एक दूसरे की इक्वल होती है। एडेनिन और गुआनिन जो है ऑलवेज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन, इनकी अमाउंट जो है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती है। कैंसर इज़ काज्ड बाय डैमेज टू डीएनए, डीएनए में जब डैमेज होता है तो फिर खुदा न खास्ता कैंसर की डिजीज़ हो सकती है। या फिर हम जो चारगॉफ्स रूल है इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ T एंड परसेंटेज ऑफ G इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ C, देन परसेंटेज ऑफ A प्लस G
इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ C+T। ऊपर वाली ही बात है, बस उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। या फिर हम ये भी रेशो की फॉर्म में कह सकते हैं कि A+G टू C+T रेशो मीन प्यूरिन्स टू पायरिमिडीन रेशो इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1:1 में ये प्रेजेंट होते हैं, तो 1 की इक्वल होगी इनकी रेशो। प्यूरिन जो है उनमें डबल रिंग होता है और जो पायरिमिडीन होते हैं उनमें एक रिंग होता है। तो ये एडेनिन और ग्वानिन है और ये थायमिन और साइटोसिन का रिंग है। तो इनकी 1:1 रेशो होती है। ठीक है, मीन के DNA के स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो जो एडेनिन और थायमिन है उनमें 2 बॉन्ड्स होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनकी जो अट्रैक्शंस होती हैं। चारगॉफ्स रूल इज़ ओनली एप्लीकेबल टू DNA। और ये भी याद रखना है कि चारगॉफ्स रूल जो है ये सिर्फ DNA पर एप्लीकेबल होता है। और DNA इज़ मेड अप ऑफ 15% एडेनिन। अगर हमें एक एग्जांपल बताई जाए कि DNA इज़ मेड अप ऑफ 15% एडेनिन, फिगर आउट द अमाउंट ऑफ द अदर नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये जो ऊपर चारगॉफ्स रूल है इसको हम अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि अगर 15% एडेनिन है तो थायमिन भी 15% होगी, क्योंकि दोनों का परसेंटेज इक्वल होता है। तो ग्वानिन एंड साइटोसिन को प्लस करें और +15 करें तो टोटल हमारे पास 100% DNA होगा। तो 100 में से आप 15 को माइनस कर दें, मतलब 30 को माइनस कर लें तो बाकी 70 बच जाएगा। 70 किसका पार्ट रह गया? G और C का। और G और C जो दोनों हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो 70 को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो 35% जो है ये बाकी। तो 15 35 जो है ये हमने निकाल ली बाकी सारी कंसंट्रेशन जो थी। अकॉर्डिंग टू एक्स-रेज डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ द DNA इज डुप्लेक्स और डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल एंड विड्थ ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डुप्लेक्स इज 2 माइक्रोमीटर and length of each turn of the helix is 3.4 micrometer and 10 nucleotides are present along the length of the each turn। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा, जो कि फ्रैंकलिन और विल्किन ने हमें बताई थी। सिंथेसिस ऑफ अच्छा जी, DNA जो है सिंथेसाइज एंड पासिस इंफॉर्मेशन टू RNA एंड RNA सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोटीन्स। RNA जो है फिर वो वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ द DNA इज डुप्लेक्स मॉलिक्यूल इन विच इच हेलिक्स इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये फर्स्ट इसकी बात हो गई। बोथ चेन्स आर अटैच्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स एंड एडेनिन एंड थायमिन आर पेयर्ड अप बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हाइल guanine एंड साइटोसिन आर पेयर्ड अप बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल एंड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। याद रखिएगा ये एंटी पैरेलल हैं, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक 5 to 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम to 5 प्राइम है। कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ RNA देखें तो मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA एंड ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले मैसेंजर RNA है, दे कन्वे मैसेजेस ऑफ DNA टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोमल RNA दे आर पार्ट ऑफ द राइबोसोम दस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसफर RNA दे पिक एंड ट्रांसफर द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देन मैसेंजर RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, वेरिएबल साइज होता है इनका, और जो राइबोसोमल RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, आल्सो शो सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म एंड लार्जेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट राइबोसोमल RNA है। और जो ट्रांसफर RNA है ये भी सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, और स्मॉलेस्ट साइज होता है इनका 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और सोलुबल RNA भी इसको हम कहते हैं। DNA की ट्रांसक्रिप्शन से RNA बनेगा, RNA की ट्रांसलेशन से अमीनो एसिड्स, और फोल्डिंग से फिर प्रोटीन बन जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंजाइम्स की बात करें तो रिएक्शन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड दीज आर प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम आर कॉल्ड एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम। अच्छा, इसमें कोफैक्टर जो है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? उसमें इनऑर्गेनिक आइंस भी हो सकते हैं और उसमें वाइटामिन भी हो सकते हैं, मीन के जो कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं और साथ में उनके एंजाइम भी बताए हुए कि कौन से एंजाइम का ये कोफैक्टर है। क्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसका कोफैक्टर Fe2 पॉजिटिव है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इसका कोफैक्टर Zn2 पॉजिटिव है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसका कोफैक्टर Mg2 पॉजिटिव है, और जो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंजाइम है NAD, इसका कोफैक्टर एक विटामिन है जिसका नाम है निकोटीन अमाइड। और थायमिन पायरोफॉस्फेटेज जो है इस एंजाइम का जो कोफैक्टर है वो विटामिन B है, विटामिन B12। उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के कॉमन नेम होते हैं, और अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट भी उनको नेम दे सकते हैं, और रिएक्शन टाइप के लिहाज से भी नेम दे सकते हैं। तो कॉमन नेम यहाँ पे आपके पास है पेटाइलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये कॉमन नेम्स हैं।
अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अगर यूरिया है तो यूरियस, सुक्रोज है तो सुक्रेज है, और रिएक्शन टाइप के लिहाज से अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटलाइज करें तो ऑक्सीडेज, रिडक्शन के लिए रिडक्टेज, और कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज भी एंजाइम है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसको IUB कहते हैं, उसने एंजाइम को क्लासीफाई किया इंटू 6 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ये कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। इन एंजाइम्स को हमने क्या कहा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, ये इनके नेम हैं एंजाइम्स के, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस और पर ऑक्सीडेजेस, ये इनके एग्जांपल्स हो गई। फिर ट्रांसफरेजेस हैं दूसरी टाइप के एंजाइम्स। ट्रांसफरेजेस जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं या कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज फॉस्फेट एंड एसाइल ग्रुप बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड फॉस्फेट उनके दरमियान फॉस्फेट और एसाइल ग्रुप को अगर ये एक्सचेंज करते हैं करेगा एंजाइम तो वो ट्रांसफरेट एंजाइम होगा। फॉस्फोट्रांसफरेजेस है एंजाइम इसकी एग्जांपल, और ट्रांस अमाइनेसिस जो है दूसरी एग्जांपल है। हाइड्रोलेसिस थर्ड टाइप के एंजाइम्स हैं, ये कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस, और इसमें एग्जांपल हैं लाइपेजेस, एमाइलेजेस और पेप्टाइडेजेस। लाइएजेस एंजाइम नेक्स्ट फोर्थ टाइप है, कैटलाइज एडिशन ऑफ अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड टू डबल बॉन्ड, या फिर रिमूवल भी कर सकते हैं अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एल्डोलेजेस आ जाता है, डी अमाइनेजेस आ जाता है, डी कार्बोक्सिलेसिस आ जाता है, और फॉस्फोग्लाइसिरो म्यूटेजेस आ जाता है। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप की ये एलिमिनेशन करवा रहे हैं। आइसोमेरेजेस हैं नेक्स्ट टाइप के एंजाइम्स, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद एन मालिक्यूल, एक ही मालिक्यूल के अंदर ग्रुप्स का ट्रांसफर करवाते हैं, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे फ्यूमरेज जो है वो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में चेंज करता है। लाइगेजेस जो हैं दीज लिंक टू मालिक्यूल्स टुगेदर थ्रू ब्रेकिंग ऑफ द हाई एनर्जी बॉन्ड्स, इसमें एग्जांपल हमारे पास एसिटाइल SCOH आ जाता है, कार्बोक्सिलेज आ जाता है, और सक्सेनिक थायोकाइनेज आ जाता है। देन प्रॉपर्टीज एंजाइम्स की, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये हेक्सोसिस को कैटलाइज करता है लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज इनटू देयर 6 फॉस्फेट डेरिवेटिव्स, और ग्लाइकोकाइनेज जो है ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। एंड एंजाइम्स कैन स्पीड अप अ रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10 पावर 20 फोल्ड्स, इतना ज़्यादा ये स्पीड अप कर सकता है। दे एक्ट इन विवो एज वेल एज इन वाइट्रो, मीन के ये लिविंग सिस्टम में भी एक्टिव होते हैं और ग्लास में या पेट्री डिश में भी ये काम करते हैं। मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। आइसो एंजाइम्स फ्रॉम सेम ऑर्गेनिजम्स कैटलाइज सेम रिएक्शंस, आइसो एंजाइम्स जो होते हैं सेम ऑर्गेनिजम्स में सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं बट आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट, लेकिन वो केमिकली और फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है विद कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम स्केयर एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट and it increases activity of the enzyme increases with the temperature, but optimum temperature for the enzyme activity is 37 degrees centigrade and optimum pH is 6.4 to 6.9 और it destroys at high temperature, enzymes जो है हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी सब्सटेंसेस में को एंजाइम जो होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एक्टिवेटर जो होते हैं इनऑर्गेनिक आयन जो होते हैं इंक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, लाइक Mg2 पॉजिटिव जो है एक्टिवेट करता है फॉस्फेटेज एंजाइम को, Zn2 पॉजिटिव कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इनहिबिटर्स जो होते हैं रिड्यूस करते हैं एक्टिविटी को। एंजाइम्स आर रेडिली इनएक्टिवेटेड बाय एक्सपोजर टू यूवी, बीटा रेज, गामा एंड एक्स रेज। यूवी, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज का एक्सपोजर हो तो फिर एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। ये आई थिंक अभी मैंने आपको बताया है तो ये डबल हो गया पेज। Importance of enzyme है next in rickets and obstructive jaundice amount of the alkyne phosphatase is increased। ये diseases हैं ricket और obstructive jaundice की बीमारी में जो है alkalized phosphate enzyme increase कर जाता है। in heart diseases amount of the LDH1 and lactic dehydrogenase increases। as drugs thrombin को यूज़ किया जाता है bleeding stop करने के लिए। L-asparaginase जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमने वाइटामिन का टॉपिक देखना है। आपने एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। वाइटामिन इन 1912 हॉपकिन नोटिस दैट इन एडिशन टू द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हॉपकिन ने हमें ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा जो है वो कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उनको इन्होंने एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कह दिया और फंक ने बाद में इनका नेम वाइटामिन प्रपोज किया था एंड ही डिस्कवर्ड वाइटामिन B1 जिसे थायामिन
थायमिन भी कहते हैं। फंक ने विटामिन B1 को डिस्कवर किया था, जिसे थायमिन भी कहते हैं। विटामिन की टाइप्स देखें तो 2 टाइप्स होती हैं, फैट सोलुबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोलुबल में आपके पास A, D, E एंड के आ जाते हैं। वाटर सोलुबल में B कम्प्लेक्स, जिसमें 10 विटामिन्स आ जाते हैं। फैट सोलुबल जो होते हैं, अगर हम इनको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो ये अकमुलेट हो जाते हैं बॉडी में और डिजीज़ काज करते हैं। लाइक विटामिन D जो है वो बोन पेन और बोन लाइक डिपॉजिट इन द किडनी एंड देयर डिफिशिएंसी आल्सो कॉल्ड डिजीज़। और जो वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसमें आ जाता है। विटामिन B कम्प्लेक्स के 10 विटामिन्स आ जाते हैं और ये रेडिली एक्सक्रीट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये वाटर सोलुबल हैं और इनकी डिफिशिएंसी डिजीज़ काज करती है। उसके बाद जी यहाँ पे आपको एक टेबल टाइप नज़र आ रहा है, जिसमें विटामिन, उनके सोर्सेज, उनके यूजेस और उनसे काज होने वाली डिजीज़ बताई हुई हैं। विटामिन A जो है डेयरी प्रोडक्ट से इसे हासिल करते हैं, एग से, ऑयल, फैट्स, फिश, बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लिवर। इसके यूजेस देखें तो मेंटेन हेल्थ ऑफ एपिथेलियम, एक्ट्स एज रेटिनास डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म, एक्ट्स ऑन रेटिनास डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म। और डिजीज़ देखें तो नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी की वजह से और आई इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन। विटामिन D है ये फिश लिवर से, डेयरी प्रोडक्ट से, ऑयल से एंड फैट से हासिल करते हैं। फॉर्म्ड इन स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, इसलिए तो कहते हैं कि सुबह सवेरे जो है वो सूरज की तरफ अपने बैकबोन को करके बैठना चाहिए। विटामिन D जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। हैज़ रोल इन जो सुबह वाली थोड़ी हल्की हल्की धूप होती है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन D जो है, विटामिन D के जो यूजेस हैं, इसका रोल होता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी बोन्स। और इसकी डिफिशिएंसी से रिकेट की डिजीज हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स देखें तो आवर बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज विटामिन्स नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। हमारी बॉडी में विटामिन्स की फॉर्मेशन नहीं होती, हमें इनटेक करना पड़ता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए और ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनमें विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स मस्ट बी टेकन विद मील एंड दे हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। विटामिन्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं, इसीलिए तो इन्हें एक्सेसरी फूड फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, सॉरी फूड फैक्टर्स नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स। एंजाइम्स हैं, फिर उनके फंक्शंस हैं। डायस्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज एंजाइम। डायस्टेज जो है फॉर फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस एंड स्टार्च टू प्रोड्यूस अल्कोहल, एथेनॉल, ठीक है, ये तीनों का बता दिए इकट्ठा। उसके बाद माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। और लाइपेजेस जो हैं डिकम्पोज फैट इनटू मोर वाटर सोलुबल कंपाउंड्स। लाइपेज एंजाइम जो है फैट को ब्रेक डाउन करके उनको ज़्यादा वाटर सोलुबल कंपाउंड में चेंज करते हैं। एमाइलेज रिमूव स्टार्च बेस स्टेन्स। एमाइलेज जो है स्टार्च बेस स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। सेलुलेज डिग्रेड सेलुलोज टू ग्लूकोज। सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम होता है। और बैक्टीरियल प्रोटीएजेस एंजाइम जो होते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन स्टेन्स। उसके बाद एमाइलेज एंजाइम जो है यूज्ड इन द ब्रेड मेकिंग, कन्वर्ट स्टार्च इनटू स्वीट ग्लूकोज सिरप। और लैक्टेज एंजाइम इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द स्वीटनेस इन द आइसक्रीम। एंड लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पे मुश्तमिल होता है, मोर स्वीटर, ग्लैक्टोज इज़ मोर स्वीटर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और हमारा बायोकेमिस्ट्री का या मैक्रोमॉलिक्यूल का जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपना ख्याल आप लोग कैसे रख सकते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ के ख़ुद को प्रूव करके, ख़ुद पर भी और उन लोगों पर भी जो ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कभी भी एक जगह पे स्टक ना हों। अगर खुदा न खास्ता कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात हो भी जाते हैं तो हिम्मत करें और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हुए ज़िंदगी में मूव ऑन करें। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।